Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 14 मई 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वनडेल सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इजी सा है। कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैं लेकर आया। आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे अगर कल आपने इस वाले आर्टिकल को कवर किया था। तो यहाँ पे बात की जा रही है ब्लैक होल्स को लेकर। क्वेश्चन के अंदर बोला गया रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि बड़े बड़े जो जाइंट ब्लैक होल्स हैं वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और जो ये ऑब्जर्वेशन किया गया है ये अर्थ से कई बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर पर किया गया है। और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया ये जो ऑब्जर्वेशन किया गया है इसमें आखिरकार क्या डिटेक्ट किया गया होगा, क्या देखा गया होगा। ऑप्शन ए बोलता है हिग्स बोसन पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, ऑप्शन सी पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वर्म होल्स वर कन्फर्म्ड, ऑप्शन डी इट एनेबल द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द सिंगुलैरिटी। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और वहाँ पर भी आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। वैसे आपको याद होगा कल के वीडियो में स्टार्टिंग के पेज पर यानी फ्रंट पेज पर ही एक आर्टिकल था ब्लैक होल को लेकर। तो उस पूरे आर्टिकल को कल हमने एनालाइज किया था। ब्लैक होल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी थी, ब्लैक होल क्या होता है, पहले ब्लैक होल की इमेज के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो वहीं पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है हमारा फ्रंट पेज पर आप देख पाओगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर डीलिमिटेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। तो पिछले 2 दिन से लगातार हम लोग डीलिमिटेशन रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज भी चर्चा करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग वे में अलग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। फिर उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद के केस के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इस केस को भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे लिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इन दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पहले हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हमारा ये वाला आर्टिकल है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद बाकी आर्टिकल्स पर आएंगे। ये आर्टिकल आज का आर्टिकल ऑफ द डे है। यहाँ पे बात की जा रही है गगनयान मिशन के बारे में। बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे गगनयान मिशन है क्या, इसको हम लोग किस प्रकार से लॉन्च करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अभी क्या हुआ है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए जो बूस्टर्स है उनकी टेस्टिंग कर ली है। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। तो इन्होंने अभी यहाँ पर बूस्टर्स की टेस्टिंग करी है जिसको बोला जा रहा है सॉलिड रॉकेट बूस्टर। इस बूस्टर का नाम दिया है HS-200, ठीक है। तो HS-200 ये नाम है, ध्यान रखना इसके बारे में। और ये जो बूस्टर है ये कहाँ पे लगाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है रॉकेट के अंदर लगाया जाएगा। ये आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है HS-200 रॉकेट बूस्टर जिसकी टेस्टिंग की गई है श्रीहरिकोटा में। ये सब काम फ्राइडे में किया गया, यानी कि कल के दिन की बात है। और इस बूस्टर से यहाँ पर मदद मिलेगी किसको, GSLV Mark 3 रॉकेट को। आपको पता होगा कि ये जो रॉकेट्स हैं इन रॉकेट के अंदर बहुत सारे रॉकेट्स इसरो के पास में हैं, जिसको हम लोग स्पेस लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ये रॉकेट क्या करते हैं, इन सैटेलाइट्स को ले जाकर स्पेस में लॉन्च करते हैं। इसमें हमारे पास PSLV है, SLV है, GSLV है, ये सारे रॉकेट्स हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपको याद होगा। लेकिन अभी इस आर्टिकल में चर्चा की जा रही है GSLV के बारे में। तो GSLV की फुल फॉर्म है
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर सैटेलाइट को लॉन्च करता है। इसी वजह से यहाँ पर इसके नाम पर इस पूरे व्हीकल का नाम रखा गया। नव जो ये GSLV रॉकेट है, इसमें एक और बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट आता है जिसका नाम है GSLV Mark 3। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है वैसे GSLV Mark 3 यहाँ पर इसका नाम देखने को मिल जाएगा। तो एक बहुत सॉलिड सा रॉकेट है ये। अब होता क्या है, रॉकेट के अंदर बूस्टर्स लगे हुए होते हैं, उन्हीं बूस्टर की मदद से उस रॉकेट को पावर मिलती है और वो रॉकेट जाता है हमारे स्पेस के अंदर में। अब इसीलिए यहाँ पर जो GSLV है, इसके लिए यहाँ पर एक बूस्टर तैयार किया गया है HS-200 का, जो कि बहुत पावरफुल बूस्टर है, जो कि हमारे गगनयान मिशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और GSLV Mark 3 रॉकेट को हम लोग LV-M3 के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा रॉकेट का इमेज दिखाता हूँ कि किस प्रकार से रॉकेट वगैरह दिखता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है एक रॉकेट का इमेज। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये GSLV Mark 3 रॉकेट का पिक्चर है। इस रॉकेट के अंदर ऊपर आपको पेलोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्रायोजेनिक स्टेज कहलाती है। ये हमारा पूरा निचला हिस्सा रॉकेट का हो गया। अब इसमें बूस्टर्स कहाँ पर है ये तो बताओ। बूस्टर जो ये साइड में लगे हुए ना, जहाँ पर इधर इंडिया लिखा हुआ है, इधर इसरो लिखा हुआ है, यही हैं बूस्टर्स। तो इसी बूस्टर को यहाँ पे डेवलप किया है, HS-200 वाला बूस्टर बनाया गया है। ठीक है, तो इसी बूस्टर को लगाकर क्या होगा, इस रॉकेट को काफ़ी पावर मिलेगी, क्योंकि इसी बूस्टर से यहाँ पर नीचे से थ्रस्ट मिलने वाली है, आग निकलने वाली है, और इसकी पावर की वजह से ये जो रॉकेट है वो अंतरिक्ष में पहुँचने वाला है। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। फिर इस बूस्टर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि HS-200 ये 20 मीटर का एक लंबा सा बूस्टर होगा, जिसका डायमीटर 3.2 मीटर्स का देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर कहलाएगा, जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बूस्टर में सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने के लिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये प्रोपेलेंट होता क्या है? देखो, प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं हम रॉकेट के अंदर में। प्रोपेलेंट बेसिकली एक केमिकल मिक्सचर होता है। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन देख पाओगे, केमिकल मिक्सचर होता है जिसको हम लोग जलाते हैं, जिसको जलाने से रॉकेट को पावर मिलती है। ठीक है, तो इस प्रोपेलेंट के अंदर फ्यूल, ऑक्सीडाइज़र वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। देखो, फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है रॉकेट के अंदर में जिसको जलाते हैं हम लोग, और जलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें थोड़ी सी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर इसको बर्न किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों के पास में एक ऑक्सीडाइज़र होता है जिसको यहाँ पे कंबाइन किया जाता है, जिसके मदद से यहाँ पर जो रॉकेट है उसको पावर मिलती है, और पावर मिलने के बाद में वो रॉकेट चलता है। ठीक है, और ये जो प्रोपेलेंट्स होता है, इस प्रोपेलेंट को हम लोग एक तरीके से अलग अलग स्टेट में क्लासीफाई करते हैं। ये लिक्विड भी देखने को मिलता है, सॉलिड भी और हाइब्रिड में भी। तो मतलब बेसिकली जो ये फ्यूल है, ये आपको लिक्विड, सॉलिड और हाइब्रिड तीनों कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी जो इस रॉकेट के अंदर यूज़ किया गया है वो बेसिकली सॉलिड वाले फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बूस्टर के अंदर में। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। HS-200 बूस्टर के अंदर ये सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करेगा। ये क्लियर हो चुका है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर उसके बाद इन्होंने समझाया गगनयान मिशन के बारे में कि गगनयान मिशन क्या होने वाला है, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, जो ये GSLV Mark 3 है ये गगनयान मिशन के लिए ही लाया गया है। तो इस मिशन को यहाँ पर ये अंजाम देगा। चलो हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, गगनयान मिशन क्या है। देखो, इस आर्टिकल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बूस्टर अभी यहाँ पर तैयार किए गए हैं, उसके बाद अभी बहुत चीज़ और भी तैयार होनी है आने वाले यहाँ पर कुछ टाइम पर। हम लोग अभी पहले तो 2 बार टेस्टिंग करेंगे गगनयान मिशन की, फिर तीसरी बार में हम लोग फाइनल लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पर 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा, जिसमें से एक वेमेन होने वाली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने के लिए मैंने खुद यहाँ पर सुबह काफ़ी सारी रिसर्च करी, फिर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिली है, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उन सबको कलेक्ट करके हम लोग गगनयान मिशन को थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से, क्योंकि ये चर्चा में है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात, देखो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ क्लियर, आपने आर्टिकल पढ़ लिया, इस आर्टिकल में से ऑब्वियस ही बात है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आएगी जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाए। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं निकल कर आएगा। आपको करना क्या होगा, इस पूरे आर्टिकल को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेट करना होगा, और साथ साथ इस आर्टिकल के बैकग्राउंड को कवर करना होगा, क्योंकि करंट अफेयर में UPSC में खासकर यही चीज़ है कि आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक का स्टैटिक पोर्शन आपको कवर करना होगा। जैसे यहाँ पर मिशन के बारे में चर्चा की जा रही है, तो मिशन क्या है, ऊपर यहाँ पे डिलिमिटेशन के बारे में चर्चा की जा रही है, तो डिलिमिटेशन से क्वेश्चन आएगा, जैसे पहले भी आ चुका है। ठीक है, चलो आते हैं गगनयान मिशन पर। तो गगनयान मिशन को हम लोग समझेंगे। कुछ PPTs मेरे पास रेडी थी, कुछ पिक्चर्स मैंने ऐड करी हैं, तो सब मिलाकर बहुत मज़ा आने वाला है इस आर्टिकल को समझने में। तो रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी और स्पेस ने इन्फॉर्म किया कि जो गगनयान मिशन है इसको फाइनली 2023 तक हम लोग लॉन्च कर देंगे।
ये इन्फॉर्मेशन पिछले साल दिसंबर के महीने में लाई गई थी। अभी गगनयान मिशन के साथ साथ हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो ये है कि 2030 तक हम लोग अपने खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करेंगे। उस टॉपिक पर मैं थोड़ी बाद में आऊँगा। फिलहाल अभी हम गगनयान मिशन पर है, तो यहाँ से भटकते नहीं हैं। तो गगनयान एक मिशन है, इसरो के थ्रू चलाया जा रहा है, सिंपल हो गया। इस गगनयान मिशन के अंदर में 3 बार हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये फ्लाइट है इसको ऑर्बिट पर भेजने वाले हैं। 3 बार ये जो फ्लाइट को भेजा जाएगा, इसमें से 2 बार तो टेस्टिंग की जाएगी जहाँ पे अनमैन्ड फ्लाइट्स होगी, कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जो तीसरी बार जो यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर मिशन को कनेक्ट करने वाले हैं, वहाँ पर 3 लोग भेजे जाएंगे, ठीक है। जो तीसरा होगा वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाला है। 2 बार टेस्टिंग होगी, तीसरी बार फाइनल लॉन्च होगा। अब जो ये गगनयान सिस्टम मॉड्यूल है, इसको हम लोग ऑर्बिटल मॉड्यूल भी बोलते हैं। होगा क्या, इसके अंदर 3 इंडियंस एस्ट्रोनॉट्स होंगे, इसमें एक वेमेन भी होंगी। और ये मिशन क्या करेगा, ये अर्थ पर एक तरीके से जो लो ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं एक मैप के थ्रू समझाता हूँ। ये आपको अर्थ का मैप देखने को मिल जाएगा। अब ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, ऊपर आपको अलग अलग ऑर्बिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहीं पर एक लो अर्थ ऑर्बिट आता है, या फिर आप कह सकते हो अर्थ से थोड़ी सी ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर, लगभग अर्थ से ऊपर 300 से 400 किलोमीटर जब चलेंगे तो वो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट वाला एरिया होगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट वाले एरिया में 5 से 7 दिन तक इन लोगों को वहाँ पे स्पेस में रखा जाएगा। और वो स्पेस में कैसे रहेंगे वो सारी बातें आगे मैं आपको बताऊँगा। अब अगर इंडिया ने ये काम सक्सेसफुली कर लिया 2023 तक, तो हम लोग अमेरिका, चाइना, रशिया की लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये काम अमेरिका, चाइना, रशिया ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पर एक और कंट्री इंडिया इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर हमने 5 से 7 दिन तक ये लो अर्थ ऑर्बिट पर, लगभग आप कह सकते हो अर्थ से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर हमने ये मिशन कंडक्ट कर लिया। तो आगे आते हैं। अब इस गगनयान सिस्टम में क्या क्या होगा, देखो मैंने आपको दिखाया था GSLV Mark 3 रॉकेट के बारे में। ये रॉकेट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, बहुत आराम से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको आसान से भाषा में समझाऊंगा। ये GSLV Mark 3 का रॉकेट है, ये हमने डिस्कस कर लिया। बूस्टर से जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अभी इस रॉकेट में ऊपर पेलोड होता है, अभी मैंने आपको बताया भी था जब मैंने पिक्चर दिखाया था। ये पेलोड होता है। अब जो 3 लोग बैठकर जाएंगे वो इसी वाले पेलोड में जाएंगे। और ये पेलोड दिखता कैसे है, वो यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इस पेलोड में एक होगा क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल यहाँ पर जिसमें 3 लोग बैठे हुए होंगे, और इसी के नीचे सर्विस मॉड्यूल लगाया जाएगा, ठीक है, जिसमें से नीचे से आग निकलेगी। तो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को मिलाकर बन जाता है ऑर्बिटल मॉड्यूल। ये आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो गगनयान सिस्टम मॉड्यूल है, इसको हम लोग ऑर्बिटल मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो एट द लास्ट क्या होने वाला है, अंतरिक्ष में जब ये हम लोग मिशन कंडक्ट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। रॉकेट से ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ध्यान रखना। इसी वजह से इस वाले हिस्से के बारे में ध्यान रखना। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल दोनों को मिलाकर ऑर्बिटल मॉड्यूल बनता है। क्रू मॉड्यूल जिसमें 3 लोग बैठे होंगे, नीचे सर्विस मॉड्यूल जिसमें से आग निकलने वाली है, इसको हमने जोड़ दिया और इसको यहाँ पर इधर पेलोड में फिट कर दिया इस रॉकेट में। आगे आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो पेलोड है, इस पेलोड में क्या क्या होगा हमने इसको डिस्कस कर लिया। क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है। सर्विस मॉड्यूल में हमारा लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन होगा, ठीक है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक इंजन की तरह वर्क करने वाला है और यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक पावर देने वाला है। आगे आते हैं। ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट की तरह है जैसा जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, आपको पता होगा, है ना, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जैसे कि इलॉन मस्क की है स्पेस एक्स, वैसे यहाँ पर जेफ बेजोस की भी ब्लू ओरिजिन है। ब्लू ओरिजिन का भी बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट, आपको पता होगा पिछले साल की बात है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। स्पेस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी चर्चा में था। भाई स्पेस में घूमने जाना है तो आप घूम के आ सकते हो, वो भी ऐसे ही होता है। देखो वैसे भी यहाँ पर भी ऐसा ही था बिल्कुल। रॉकेट है, रॉकेट के ऊपर एक पेलोड लगाया गया, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, रॉकेट ऊपर जाएगा, इस पेलोड को यहाँ पे ऊपर से घुमा लाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ये वर्क कैसे करेगा। तो GSLV Mark 3 के बारे में आपको समझ में आया। यहाँ पर हम लोग GSLV Mark 3 का रॉकेट को लॉन्च करने वाले हैं। ये जो रॉकेट है इसको हम लोग लॉन्च व्हीकल Mark 3 के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो मिशन है, इस मिशन को हम लोग यहाँ पर अलग अलग टुकड़ों में एक तरीके से कंडक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया 3 बार में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो गगनयान जो मेजर मिशन है, इसकी जो टेस्ट व्हीकल फ्लाइटिंग वगैरह यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, इसकी शेड्यूलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी 2022 के सेकेंड हाफ से।
मतलब साल 2022 में हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ पर इसकी बिगनिंग हो जाएगी, इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद में इसका जो सेकंड वाला जो मिशन कंडक्ट करेंगे हम लोग 2022 के एंड तक, तो अभी कह सकते हो जून जुलाई तक, है ना। जुलाई तक हो सकता है कि हम लोग इसकी बिगनिंग कर दें, इसकी शुरुआत कर दें, पहली टेस्टिंग कर लें, और फिर 2022 के एंड तक, दिसंबर तक यहाँ पर हम लोग सेकंड वाली टेस्टिंग करने वाले हैं। अब जो सेकंड वाली, देखो पहली वाली टेस्टिंग में तो कुछ नहीं होने वाला, कोई भी इंसान नहीं होगा, ऐसी हम लोग सिंपल सी टेस्टिंग करेंगे। लेकिन सेकंड वाली टेस्टिंग के अंदर एक रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योमित्र। ठीक है, व्योमित्र रोबोट आपको ये देखने को मिलेगा, एक ये रोबोट बनाया गया है। ठीक है, ये स्पेस हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल हो गया और ये रोबोट को रख कर भेजा जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरी वाली टेस्टिंग। अब ये भी सक्सेसफुल हो जाएगी तो फाइनली हम लोग तीसरी टेस्टिंग को भी भेज देंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इस प्रकार से ये तीनों एक टेस्टिंग होगी और इसके अंदर ये सिस्टम जाने वाला है। मैंने आपको ये समझा दिया है, एक बार फिर से देख लो, क्योंकि अब हम लोग समझेंगे ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इस पिक्चर को मैंने वापस से यूज़ किया है। तो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल हो गया। इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे जिसमें से एक विमेन होंगी, और ये जो मॉड्यूल है ये 7 दिन तक स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर रहने वाला है। अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर कि इसको हम लोग कैसे भेजेंगे आसमान में और कैसे अंतरिक्ष में ये रहने वाला है 7 दिन तक। तो इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये हमारा GSLV Mark 3 रॉकेट हो गया। अब ये रॉकेट को लॉन्च किया गया। ये रॉकेट लॉन्च होने के बाद में 16 मिनट के अंदर अंदर लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा। मतलब अर्थ से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर, अर्थ से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट पर यह रॉकेट 16 मिनट में पहुंच जाएगा। अब 16 मिनट में पहुंचने के बाद में जो ये रॉकेट है वो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा रॉकेट स्पेस में नहीं रहने वाला है। ये रॉकेट क्या करने वाला है, उसी मॉड्यूल को जिसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। कौन सा वाला मॉड्यूल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है जिसके अंदर यहाँ पर क्रू बैठे हैं और नीचे यहाँ पर ये सॉलिड प्रोपेलेंट का, सॉरी लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन है यहाँ पर जिसमें से आग वगैरह निकलेगी। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा ऑर्बिटल मॉड्यूल है। तो क्या होगा, रॉकेट 16 मिनट में पहुँचेगा लो अर्थ ऑर्बिट पर, और पहुँचने के बाद में इस रॉकेट में से ऑर्बिटल मॉड्यूल को ऊपर फेंक देगा। ठीक है, तो इस रॉकेट में से क्या होगा, जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है ये ऊपर निकल जाएगा। अब जब ये ऊपर निकलेगा तो ये स्पेस में इस प्रकार से ये 7 दिन तक रहने वाला है। ठीक है, तो 5 से 7 दिन तक यहाँ पर ये स्पेस में ऐसा घूमता रहेगा और घूमने के बाद में, ऐसे तैरने के बाद में ये नीचे आना शुरू होगा। 7 दिन बाद जब ये नीचे आना शुरू होगा तो इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में से, आपको पता होगा ऑर्बिटल मॉड्यूल में 2 चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ऑर्बिटल मॉड्यूल में यहाँ पर 2 चीज़ें मिली हुई हैं, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल। तो 5 से 7 दिन जैसे ही हो जाएंगे, इसमें से सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएगा और क्रू मॉड्यूल अलग हो जाएगा। दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब दोनों अलग अलग होने के बाद में देखो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसको ऊपर फेंका, ये ऊपर और कैसे गया, इतने टाइम तक ये चला कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसके नीचे यहाँ पर ये सर्विस मॉड्यूल लगा हुआ है तो इससे पावर मिल रही है। ठीक है, तो ये स्पेस में रहा। अब जब ये नीचे आना स्टार्ट करेगा तो ये दोनों आपस में अलग हो गए। अलग हो गए तो ये तो जो सर्विस मॉड्यूल है जिसके अंदर आग वगैरह लगी थी वो तो यहाँ पर अंतरिक्ष में रह गया। अब जिसमें इंसान बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, वो यहाँ पर जो ये और एक तरीके से क्रू मॉड्यूल है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और वो नीचे गिरने लगेगा। तो आप कहोगे वेट, नीचे गिरने लगेगा तो ये तो एकदम से गिरेगा, इसके अंदर तो हवा में आग लग जाएगी और लोग मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, जब ये नीचे गिरेगा तो इसमें से पैराशूट ओपन हो जाएंगे, इसमें पैराशूट लगाए गए हैं। जब नीचे गिरेगा तो इसमें से पैराशूट ओपन हो जाएंगे और पैराशूट धीरे धीरे जैसे खुलेंगे उसके बाद क्या होगा, उसकी गति को, उसकी जो स्पीड है उस क्रू मॉड्यूल की, उस स्पीड को यहाँ पर रेगुलेशन मिल जाएगा, वो आराम से रेगुलेट हो जाएगा। वो धीरे धीरे क्रू मॉड्यूल उतरेगा। कहाँ पे उतरेगा, गुजरात के अरेबियन सी में उतर जाएगा। फिर वो जो क्रू मॉड्यूल है उसको 15 से 20 मिनट में रिकवर कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर मिशन होने वाला है, गगनयान मिशन। क्लियर हुआ? इस मिशन को लगभग एक तरीके से इसकी जो कॉस्टिंग वगैरह है वो कितनी लगने वाली है, 10,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर अमाउंट खर्चने वाले हैं। और इंडिया इस मिशन को कंडक्ट करने के साथ ही साथ चौथा देश बन जाएगा US, रशिया, चाइना के बाद में, जो कि इस प्रकार से एक मिशन को कंडक्ट करेगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत आसान से शब्दों में इस गगनयान मिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो चुका है, लेकिन चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वो हमारे लिए मैटर करता है।
फिर गगनयान मिशन के अलावा भी हमारे पास कुछ अपकमिंग मिशन है, जैसे कि हम लोग वीनस के ऊपर भी जाने वाले हैं। तो शुक्रयान वीनस मिशन 2023 तक हम लोग करने वाले हैं। ये फर्स्ट मिशन होगा वीनस पर इसरो के थ्रू। फिर उसके बाद L1 आदित्य सोलर मिशन होने वाला है 2022-23 के अंदर में। ये बेसिकली यहाँ पर सन की स्टडी करेगा। फिर उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन होने वाला है, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे। चंद्रयान 2 के बाद ही हमारा चंद्रयान 3 के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर काम करने वाला है। तो ये सारे अपकमिंग मिशन से आने वाले। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मज़ा आ चुका है, कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, तो फिर वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक का, आई होप यहाँ पर आज आप लोग इसको अचीव करवाने वाले हो। चलो अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब यहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेट सा टॉपिक बन जाता है। डिलिमिटेशन क्या है, चलो इसको भी बहुत आसान से शब्दों में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जम्मू एंड कश्मीर की डिलिमिटेशन रिपोर्ट है इसके ऊपर रोक लगा दी है। मतलब क्या है, मतलब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हुआ क्या, जो ये जम्मू एंड कश्मीर की डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई है रिसेंटली, यहाँ पर इस रिपोर्ट का एक फाइनल ड्राफ्ट सबमिट कर दिया गया। अब जैसे ही इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया, उसके बाद पिटीशंस डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। एक याचिका जारी करी गई और उस पिटीशन के अंदर बोला गया है कि भाई इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट के ऊपर रोक लगनी चाहिए। तो इसी रोक को डिक्लाइन कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, बोला नहीं हम लोग यहाँ पर ये रोक नहीं लगा सकते। तो पिटीशन यहाँ पर डाली गई और पिटीशन डालते यहाँ पर क्वेश्चनिंग ये करी गई कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम लोग वहाँ के अकॉर्डिंग बात करें तो ये डिलिमिटेशन यानी परिसीमन होना ही नहीं था। ये डिलिमिटेशन 2026 में होना था, आपने अभी 2022 में इसको कंडक्ट कर दिया, फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी। तो इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, ये पिटीशन डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसके ऊपर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसको मना कर दिया कि नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं रोक सकते इसको। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, हाउएवर द कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट एंड प्ली, या फिर ये जो पिटीशन है यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और ये जम्मू एंड कश्मीर की डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसने अच्छे से रिपोर्ट तैयार किया है, वो फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पर एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको टेबल कर दिया गया है। क्लियर हुआ? तो ये हमने समझ लिया। अब इसमें से क्या निकल कर आता है, कुछ भी नहीं मिलता यार एग्जाम में, यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं निकल कर आएगा। लेकिन क्वेश्चन जो बना है पहले वो डिलिमिटेशन से बना है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं चलो कि डिलिमिटेशन आखिरकार होता क्या है, एक एक करके समझेंगे। और इसके लिए भी कुछ इमेजेस मुझे मिली हैं लाइव में, न्यूज़पेपर के अंदर इन इमेजेस को कवर किया गया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर का मैप। अब 2019 से पहले बात करें तो ये पूरा का पूरा स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर दिया गया। उसके अब्रोगेशन के बाद में होता क्या, यहाँ पर काफ़ी बड़ा बदलाव, जम्मू एंड कश्मीर इधर आ गया, लद्दाख इधर आ गया। तो इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं। अब ऊपर जो रीजन है यह है गिलगित बल्तिस्तान का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। इधर आपको अक्साई चीन वाला रीजन देखने को मिल जाएगा, जिसको चाइना ने कब्जा रखा है। हालांकि ये सब हिस्सा इंडिया का ही है। फिर एक हिस्सा यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिलता है, इसको आज़ाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ पर बोला जाता है, चाइना की साइड से, सॉरी पाकिस्तान की साइड से। लेकिन ये सब देखो ऑब्वियसली ये सब इंडिया का ही पार्ट है। लेकिन अभी जो डिलिमिटेशन हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू वाला रीजन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, कश्मीर वाला रीजन आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। इन्हीं एरिया में डिलिमिटेशन हुआ है। नाउ क्वेश्चन पहला ये आता है कि सर ये डिलिमिटेशन होता क्या है। देखो, डिलिमिटेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रीड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द पॉपुलेशन। बहुत सिंपल सा मतलब हो गया, समझ में आ ही गया होगा। देखो होता क्या है, पॉपुलेशन बदलती है, हर 10 साल बाद जनगणना होती है ना, जहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या है वो बढ़ी है या कम हुई है। अब ऑब्वियस सी बात है उस पॉपुलेशन को एक रिप्रेजेंटेशन भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। एक एमएलए या फिर एक एमपी यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि उस एरिया को, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो पॉपुलेशन बढ़ गई है तो क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है लोकसभा के अंदर सीट्स को बढ़ाने होंगे, ठीक है। जो स्टेट असेंबली है वहाँ पर सीट्स को इंक्रीज़ कर देना होगा। और पॉपुलेशन कम हुई है तो यहाँ पर ही सीट्स कम भी हो सकती हैं। तो क्या है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बदली है उसी को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए सीट्स के अंदर बदलाव कर दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिलिमिटेशन। और जो ये डिलिमिटेशन किया जाता है ये बेसिकली पूरा का पूरा एक कमीशन के माध्यम से होता है, उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाया जाता है, ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर ये सारे काम करता है और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज और ये सारी चीज़ें जो भी हैं इनकी सीट्स को वापस से रीड्रॉ करता है, सीट के अंदर वापस से चेंजेस किए जाते हैं। और ये सब किया जाता है पॉपुलेशन के चेंजेस के हिसाब से। पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी तो मिलना चाहिए, है ना। सभी लोगों को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो इसी वजह से सीट्स को भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो नंबर ऑफ़ सीट्स एलोकेट करी जाती हैं स्टेट्स को लोकसभा के अंदर, ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव के असेंबली के अंदर, तो ये सारी चेंज हो सकती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखो इसके अंदर कुछ रिजर्व कैटेगरी भी रखी जाती है। असेंबली सीट्स के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन भी हो सकता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार अब की बार किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन यह है कि इसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो देखो पार्लियामेंट यहाँ पर डिलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करता है, डिलिमिटेशन एक्ट को लागू करता है आर्टिकल 82 के अंडर में। तो आर्टिकल 82 के अंडर में यहाँ पर पार्लियामेंट इस एक्ट को लेकर आता है, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो जो डिलिमिटेशन कमीशन इसको बनाया जाता है, और वो जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है, मतलब ये परिसीमन का जो भी प्रोसेस है उसको यहाँ पर शुरू करता है। और ये सब काम होता है सेंसस के बाद में। ये सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं। डिलिमिटेशन कमीशन अपने आप में एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर इसने कुछ भी ऑर्डर दे दिए या फिर जो भी इसकी साइड से निकल कर आ गया तो वो कहीं पर भी कोर्ट वगैरह में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतनी पावरफुल बॉडी आपको ये डिलिमिटेशन कमीशन देखने को मिलती है। अब मैंने आपको बताया कि भाई रिपोर्ट आ चुकी है, फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, फाइनल रिपोर्ट सबमिट भी हो चुकी है। तो रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया, तो आप इस मैप पर आओ वापस। तो अभी यहाँ पर डिलिमिटेशन किया गया है इस वाले एरिया में, क्योंकि आर्टिकल 370 को जब हटाया गया, इनऑपरेट किया गया, उसके बाद में यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है अलग हो चुका है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सीट्स की आवश्यकता पड़ रही है। और तो मतलब किस प्रकार से चेंजेस किए गए हैं वो यहाँ पर इसके रिपोर्ट के अंदर बताया गया। तो अब की बार जो ये डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, डिलिमिटेशन किया गया है, इसके अंदर सीट को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि 6 सीट बढ़ाई गई हैं जम्मू कश्मीर में और 1 सीट बढ़ा दी गई है, 6 सीट जम्मू में बढ़ा दी गई हैं, और क्योंकि जम्मू वाला रीजन नीचे देखने को मिल जाएगा, कश्मीर वाला ऊपर, ठीक है, और 1 सीट यहाँ पर कश्मीर में बढ़ा दी गई है। क्लियर हुआ। और पहली बार यहाँ पर इसी डिलिमिटेशन में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया। 9 सीट्स यहाँ पर रिजर्व कर दी गई हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और 7 सीट्स यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये पहली बार हुआ है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि भाई फाइनल रिपोर्ट में कितनी सीट मिली, हमें एक फाइनल डेटा बता दो। तो देखो जम्मू के अंदर पहले 37 सीट्स हुआ करती थी पहले की बात। अब जो नया डिलिमिटेशन हुआ है तो इसके हिसाब से यहाँ पर आप कह सकते हो कि 6 सीट्स को बढ़ा दिया गया है। तो अब टोटल यहाँ पर 43 सीट्स हैं। और कश्मीर के अंदर 1 सीट को बढ़ाया गया है। तो टोटल पहले यहाँ पर कश्मीर में 46 हुआ करती थी और जम्मू के अंदर 37 हुआ करती थी। तो कश्मीर में यहाँ पर हो गई हैं 47 और जम्मू में हो चुकी हैं यहाँ पर 43, ठीक है। तो जम्मू में यहाँ बढ़ चुकी हैं 6 सीट और कश्मीर में बढ़ चुकी है 1 सीट। बाकी ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है ऊपर की साइड में, यहाँ पर भी 24 सीट्स को रिजर्व किया गया है। ऑब्वियस ये बात है तो ये हमारा ही हिस्सा है ना, तो यहाँ पर 24 सीट्स रिजर्व्ड है। ये क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से अब की बार यहाँ पर ये चेंजेस हुए हैं। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसको अभी तक 4 बार बैठाया गया है। अगर हम लोग इसको इतिहास में देखें ये कब कब बैठा है, तो 1952 के अंदर पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया गया था हमारी देश की आज़ादी के बाद में। उसका 1963 के अंदर ये पहला डिलिमिटेशन होता है जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे 1973 से लेकर 2002 में यहाँ पर ये डिलिमिटेशन होता है 4 राज्यों के अंदर में, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के अंदर में, ठीक है। इनको यहाँ पर डेफर्ड कर दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने यहाँ ध्यान रखना है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर अभी हो चुका है, ये तो आपको पता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये प्रीवियस डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस के बारे में सारी बातें आपको मिल चुकी हैं। आगे तो यहाँ पर जो 1973 से लेकर 2002 में है, इन चारों राज्यों के में आगे के लिए डेफर कर दिया गया था, फ्यूचर के लिए यहाँ पर रखा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन 2019 से पहले आप लोग देख पाओगे ये सिचुएशन था। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन है 2019 से पहले, यानी कि जो ये जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1957, इनके स्टेट का खुद का एक्ट हुआ करता था, उसके हिसाब से करा करते थे। नाउ अब यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद यहाँ पर अलग से काम किया गया है। क्लियर हो चुका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है डिलिमिटेशन को लेकर। बाकी मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं और कब 4 बार बैठा है, हम लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में सारी बातें पढ़ ली हैं। इसको अगर आप लोगों को लिखना है तो ये लिखित में सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। ये आपको टेलीग्राम पर PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से इस PDF लेक्चर से इसको ओपन कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में एक चीज़ और बतानी थी, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है इसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं। तो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है। स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, इनको मिलाकर ये पूरा का पूरा डिलिमिटेशन कमीशन तैयार होता है। फिर ये पूरी प्रॉपर रिपोर्ट को तैयार करते हैं।
क्लियर हुआ? तो ये आर्टिकल भी आपका तैयार हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है ज्ञानवापी केस को लेकर। देखो, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इस समय काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, काफ़ी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में यहाँ पर वीडियोग्राफी को लेकर यहाँ पे चर्चा की जा रही है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन वी रमन साहब, इन्होंने फ्राइडे में बोला कि कुछ पिटिशंस वगैरह हैं, कुछ प्ली है, उसको यहाँ पर ये देखेंगे, उसको एक बार यहाँ पर एक बार उसके ऊपर भी विचार करेंगे। और वो पिटिशंस किस चीज़ को लेकर हैं? वो पिटिशंस इस चीज़ को लेकर हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो वाराणसी के अंदर में है, इस यहाँ पर वीडियोग्राफी और सर्वे को रोक देना चाहिए। होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास में लेकर चलता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज्ञानवापी मस्जिद के लिए एक तरीके से कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने यहाँ पर पिटिशन वगैरह भी डाली थी। ये कुछ टाइम पहले की बात है। तो पिटिशन वगैरह डाली गई। उनका कहना यहाँ पर यह है कि श्रृंगार गौरी का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा इस मॉस्क के अंदर में, तो उसकी पूजा करनी है, तो इसलिए यहाँ पर पिटिशन डाली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज़ को देखते देखते, सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, यहाँ पर कोर्ट ने, जो वहाँ का कोर्ट है, तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ देखते देखते अब फिलहाल इसके अंदर ये सर्वे करने के बारे में चर्चा की कि भाई यहाँ पर एक सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी, उसके बाद हम लोग कुछ स्टेप ले सकते हैं। तो लोकल कोर्ट के थ्रू यहाँ पर ये ऑर्डर दिए गए सर्वे और वीडियोग्राफी के। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे सर्वे ये जो चलता है अभी थोड़े दिनों पहले 2-3 दिन चलता है, फिर इसको पर रोक लगा दिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो प्रोटेस्ट वगैरह होने लगता है, ठीक है, और इसी चक्कर में यहाँ पर इस सर्वे को रोक दिया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताता हूँ, पिक्चर्स पर लेकर चलता हूँ। देखो, ये जो सारी कहानी है ना, ये 26 अप्रैल 2022 की है। 26 अप्रैल 2022 को जो वाराणसी का सिविल कोर्ट है, इसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो श्रृंगार गौरी और अन्य देवी विग्रहों के एक तरीके से ये वीडियोग्राफी का सर्वे का आदेश दिया कि भाई हाँ वीडियोग्राफी करो, और वीडियोग्राफी करने के बाद जो है हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके हिसाब से यहाँ पर कोई स्टेप उठाया जाएगा। और कोर्ट के देश के बावजूद यहाँ पर देखने को मिला कि जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से काफ़ी विरोध हुआ, ठीक है। देखो, ये जो पूरा का पूरा इशू है ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसी वजह से ये इशू चलता रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 मई को, अभी जो 6 मई निकली है, 6 मई को क्या किया गया था, काफ़ी विरोध वगैरह हुआ। तो इसमें यहाँ पर जो सर्वे है, सर्वे 3 दिन तक चला, फिर सर्वे रुक गया था, फिर अभी वापस से इसके ऊपर सर्वे करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद है। तो बेसिकली सर्वे करने के बारे में वापस से चर्चा की जा रही है, और इसी चक्कर में एक प्ली करी गई किन से, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन साहब से। बोला गया कि भाई इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। तो एन वी रमन साहब बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग इसको एक बार देखेंगे और उसके बाद ही हम लोग कुछ ना कुछ स्टेप उठा पाएंगे। तो ज्ञानवापी मस्जिद जो वाराणसी के अंदर है, ये आपको पता होगा कि जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है उसी से लगा हुआ, उसी के बराबर में आपको ये ज्ञानवापी मस्जिद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई मस्जिद ये देखने को मिल जाएगी, और इसको लेकर बहुत सालों से ये एक विवाद देखने को मिल जाता है। देखो, ये माना जाता है कि लगभग 1699 में मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने जो ये काशी विश्वनाथ मंदिर है इसको तुड़वा दिया था, इसको तुड़वा कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। और काशी विश्वनाथ मंदिर आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये लगभग 1780 में ही यहाँ पर बन चुका था। ये यहाँ पर बोला जाता है, मतलब 1780 में इंदौर की जो महारानी अहिल्याबाई होलकर हैं, इन्होंने यहाँ पर जो आज के टाइम पर निर्माण देखने को मिल रहा है, इसका ये निर्माण इन्होंने करवाया था। अदरवाइज़ इससे पहले जो औरंगज़ेब है इसने तोड़ दिया था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे बाद में अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको ज्ञानवापी मस्जिद का थोड़ा सा इतिहास देखने को मिलेगा। ये 2-4 पॉइंट्स जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसको हम लोग थोड़ा सा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे पिछले कुछ टाइम से लगातार इस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। 2019 में मस्जिद के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है इसको लेकर याचिका दाखिल होती है 2019 में। फिर तब से अदालत के अंदर ये जो पिटीशन है चलता रहता है, ये ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ है। पिछले साल यहाँ पे क्या होता है, 5 महिला द्वारा जो मस्जिद परिसर में योजना है, रोज़ाना जो है श्रृंगार गौरी देवी की पूजा करने की मांग वाली याचिका यहाँ पर जारी की जाती है, और इसके बेसिस पर जो अदालत है लोकल कोर्ट वो यहाँ पे वीडियोग्राफी करवाने का यहाँ पर आदेश जारी करती है। 6 मई से वीडियोग्राफी शुरू होती है, लेकिन इसके ऊपर फिर से रोक लगा दी जाती है, फिर से यहाँ पर वीडियोग्राफी को लेकर स्टार्टिंग करी जाती है। तो इसी को लेकर अभी रोक लगाने के ऊपर चर्चा की जा रही है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ ली है। अब जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कैसे कैसे यहाँ पर ये मामला उठा है और कैसे कैसे चला है।
अब एक पॉइंट यहाँ पे आपको और देखने को मिल जाएगा, देश में बहुत सारे और भी मस्जिद है जिसको लेकर विवाद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब वो मस्जिद ऐसे हैं जहाँ पर बराबर में आपको मंदिर देखने को मिलेगा। जैसे ये ज्ञानवापी वाला मस्जिद है ना, ज्ञानवापी मस्जिद के बराबर में बिल्कुल यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के बराबर में सटी हुई यहाँ पर ये मस्जिद आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर और भी बहुत सारे मस्जिद हैं। एक दो पाओगे यहाँ पर ज्ञानवापी के अलावा अदीना मस्जिद मालदा के अंदर, बीजा मस्जिद विदिशा के अंदर में, कमल मौला मस्जिद ये आपको धार में देखने को मिलेगा, जामा मस्जिद अहमदाबाद में। इनको लेकर बहुत लंबे समय पहले से ही विवाद चलता हुआ रहा है, एक कंट्रोवर्सी चलती हुई आ रही है। क्लियर हुआ? तो ये सारे हम लोगों ने ज्ञानवापी के बारे में थोड़ा सा समझा, जो कि इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी दिनों से लगातार चर्चा में था। इनफैक्ट आज ही 4-5 आर्टिकल्स इसके ऊपर आए हुए हैं, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद एक आर्टिकल आता है यहाँ पर, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्चा की गई है चाइना, रशिया, पाकिस्तान ये दोनों एससीओ का एंटी टेरर मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं दिल्ली में। तो यहाँ पर ये कंट्रीज़ जो है एक एंटी टेररिज्म मीटिंग को अटेंड करेंगी, दिल्ली के अंदर ये मीटिंग होने वाली है। इसको लेकर चर्चा की गई। ये मीटिंग कब से कब तक होगी? तो 16 मई से 19 मई तक होगी। देखो अब इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होगा, ये नाम से पता चल रहा है कि टेररिज्म के अगेंस्ट में कैसे कंट्रीज़ मिलकर काम कर सकती हैं, वो सारी बातें चर्चा में आएंगी। और डिस्कशन के बाद हम लोग को पता चलेगा, उससे पहले कोई भी ऐसी प्रेडिक्शन करनी बेकार है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर ये आर्टिकल वापस से चर्चा में आएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो मीटिंग हो रही है ये पहली ऐसी मीटिंग हो रही है जहाँ पर चाइना को इन्वॉल्व किया गया है। एक डिस्कशन हम लोग चाइना के साथ में कर रहे हैं जब से एलएसी का इशू उठा है। आपको पता होगा 2020 में यहाँ पर एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये डिस्प्यूट चले। चाइना इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए। उसके बाद से अभी तक कोई भी ऐसी प्रॉपर डिस्कशन हुआ नहीं था। अब यहाँ पर ऐसा डिस्कशन किया जा रहा है। फिर उसके बाद रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, उसके बाद से भी कोई भी ऐसी चर्चा नहीं की गई थी रशिया के साथ में, तो रशिया भी यहाँ पर आ रहा है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान भी आप देख पाओगे फर्स्ट टाइम इस प्रकार से ये इंडिया के अंदर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ अटेंड करेंगे इस मीटिंग को, जिसको हम लोग एससीओ राइट्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, एससीओ RAT राइट्स, जिसको बोला जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेरर स्ट्रक्चर, इसकी मीटिंग हो गई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा, एससीओ के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज इस ग्रुप का पार्ट हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसी का यहाँ पर एक और हिस्सा देखने को मिल जाता है एससीओ राइट, जो कि आतंकवाद के अगेंस्ट में यहाँ पर मीटिंग करता है। तो इसको लेकर एक मीटिंग होने वाली है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एससीओ राइट के बारे में समझते हैं। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, तो इनसे आप रिलेट कर पाओगे। तो राइट्स एससीओ के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बेसिकली एक परमानेंट बॉडी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था ताकि हम लोग क्या कर सके, एक सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, एक स्टेबिलिटी बना सके पूरे यूरेशियन रीजन में, मतलब एशिया और यूरोप, थोड़ा सा यूरेशिया इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब इसमें रशिया वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, रशिया थोड़ा सा एशिया में, थोड़ा सा यूरोप में, इस वजह से यहाँ पर ये यूरेशिया वर्ड यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेजर मकसद है कि भाई आपस में व्यापार को बढ़ाना, या फिर कोई चैलेंजेस आते हैं तो उन चैलेंजेस को उन चैलेंजेस से आपस में मिलकर लड़ना। ठीक है, एक कोऑपरेशन करके चलना। तो इस बॉडी को क्रिएट किया गया था 2001 में। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनाया गया। इसके अंदर उस समय कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान ये 5 मेंबर्स हुआ करते थे। और इसी चक्कर में पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे उज़्बेकिस्तान इसके अंदर ऐड होता है। देन उसके बाद यहाँ पर इसका नाम बदल दिया जाता है, फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कहलाता है। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक चार्टर साइन होता है 2002 के अंदर में, और ये 2003 से वर्किंग में आ जाता है। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज रशिया और चाइनीज़ देखने को मिल जाएगी। इसकी 2 परमानेंट बॉडीज़ है, मैंने आपको बताया। इसका एक मेजर जो इसका सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर, वो बीजिंग में देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर इसका एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जो एंटी रैट मीटिंग होती है, मैंने आपको समझाया इसके बारे में। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका जो पूरा एक तरीके से इसका जो पूरा का पूरा हेडक्वार्टर वो आपको ताशकंद में देखने को मिल जाएगा। नाउ जो चेयरमैनशिप होती है, यानी कि एससीओ के अंदर इतने सारे मेंबर्स हैं, तो चेयरमैनशिप कौन संभालता है? तो इसमें रोटेशन होता रहता है, कभी कोई संभालता है, कभी कोई संभालता है। और इंडिया और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। कब? 2017 में। 2017 में इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ में इसका मेंबर बन जाते हैं। तो आज के टाइम पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी हैं? वो है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। वेट, एक कंट्री और आती है,
पिछले साल की बात है, इसके अंदर एक कंट्री को और ऐड कर दिया गया है, वो है ईरान। तो ईरान भी यहाँ पर इसका फुल मेंबर है। तो ये सारे मेंबर्स हो गए शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये तो हमने समझा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इसी का एक बॉडी आती है रैट, जिसकी मीटिंग अभी होगी 16 मई के आसपास, है ना। तो रैट भी एक परमानेंट बॉडी हमने डिस्कस कर लिया। जो रैट का मेन फंक्शन है वो यहाँ पर यह है कि ये कंट्रीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करें और इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। इंडिया यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बहुत लंबे समय पहले से ही। इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है ये इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करने में मदद करता है। उसके बाद में यहाँ पर हमने समझा कि इन ग्रुप्स का जो ये रैट वाला ग्रुप है, इनका मेजर मकसद है कि भाई जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज़म है, सेपरेटिज़म है, इसके अगेंस्ट में कैसे लड़ा जा सकता है। इसके लिए ये तीनों कंट्रीज़ ये जो ग्रुप कंट्रीज़ हैं ये आपस में इंटरेक्ट होती हुई नज़र आती हैं, आपस में मिलती हुई नज़र आती हैं। क्लियर हुआ। तो ये आपने एससीओ और एससीओ का दूसरा वाला ग्रुप, इसके बारे में अच्छे से सारी जानकारी ले ली है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद आते हैं वर्ल्ड पेज पर, देखेंगे कुछ दुनिया भर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, दुनिया भर में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आप देख पाओगे, क्या हुआ है, यूएई के एलिंग प्रेसिडेंट शेख खलीफा, इनकी डेथ हो जाती है 73 की एज में। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट के प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जैद अल नाहयान। तो इनकी डेथ हो जाती है 73 की एज में और ये डेथ होती है कल। इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो पूरी तरह से यहाँ पे मौन रखा गया था पूरे यूएई के अंदर में, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि यूएई के अंदर में भी ये शोक प्रकट किया गया इनकी डेथ को लेकर। अब कहोगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्यों बता रहे हो, ठीक है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे यूज़ की जाएगी। देखो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ इस पैरा की वजह से। ये पैरा मैंने पढ़ा तो मुझे भी यहाँ पर कुछ जानने को मिला, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ में भी शेयर करूँ। यहाँ पे बोला गया कि देखो जब इनकी डेथ हुई तो इनको रिस्पेक्ट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया डे मॉर्निंग कि हम लोग भी यहाँ पे पूरे दिन, कल के पूरे दिन यहाँ पर शोक प्रकट किया गया पूरे देश में। एक तरीके से कोई भी ऑफिशियल इंटरटेनमेंट वगैरह नहीं होगा सरकारी लेवल पर। और जो नेशनल फ्लैग था वो हाफ मस्ट पर रखा गया। ये एक नया सा सीख रहे होगे या फिर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। नेशनल फ्लैग हाफ मस्ट क्या होता है पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ। तो कल आधा तिरंगा लहराया गया। आधा तिरंगा लहराने का मतलब यह है, तो यह आपको दिख रहा होगा कि तिरंगा को यहाँ से इस पोल से नीचे कर दिया गया है, तो नीचे की साइड में लहरा रहा है, तो इसको बोलते हैं हाफ मस्ट। तो यहाँ पे इनको रिस्पेक्ट देने के लिए तो ये काम किया गया इंडिया की साइड से। तो इससे आप देख पाओगे इंडिया यूएई के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे। हालांकि इंडिया यूएई के रिलेशंस काफ़ी मजबूत ऑलरेडी हो चुके हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पे उठाया गया इंडिया की साइड से भी। और आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे यूएई की साइड से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया है, ठीक है, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इसलिए भी यूएई इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है। तो ये कुछ नई सी चीज़ थी, तो मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद में एक आर्टिकल ये है, कल मैंने आप लोग को फ्रंट पेज पर ही बताया था कि फिनलैंड और स्वीडन ये दो देश हैं जो कि नेटो को ज्वाइन करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और रशिया इनको वार्निंग दे चुका है कि अगर नेटो को ज्वाइन कर लिया तो फिर इनके ऊपर भी होगा यह हमला। क्योंकि देखो हुआ क्या है, यूक्रेन के साथ भी तो यही है ना। कल मैंने आप लोगों को इसको डिटेल से समझाया था कि अगर हम लोग बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इस नाटो का नाम है, 30 कंट्री का ग्रुप है जिसको अमेरिका लीड कर रहा है। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में यूक्रेन चर्चा कर रहा था। रशिया कह रहा था भाई नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर नाटो ज्वाइन कर लेता यूक्रेन तो अमेरिका रशिया के बॉर्डर पर आके बैठ जाता और इसके चक्कर में बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। आने वाले टाइम पर ये नाटो की कंट्री सब मिलकर अटैक करती रशिया के ऊपर। तो रशिया ने बोला कि भाई यहाँ पर देखो हमारे लैंड को प्रोटेक्ट करना है हमें, इस वजह से हम ज्वाइन नहीं करने देंगे नाटो को, और यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। और ऐसे ही अब फिनलैंड कर रहा है। तो फिनलैंड भी यहाँ पे रशिया के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है। और अगर फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करता है या स्वीडन नाटो को ज्वाइन करता है तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़े अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। आने वाले टाइम पर यहाँ पर इन कंट्रीज़ के अंदर भी काफ़ी बवाल हो सकता है। वो सारी बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, लेकिन अभी जानने के लिए ये भी है कि अर्दोगान यानी टर्की के लीडर, टर्की के प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब अर्दोगान, तो इन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को अपोज किया है कि भाई देखो बिल्कुल यहाँ पर फिनलैंड स्वीडन को नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये टर्की भी यहाँ पर इस चीज़ को अपोज करता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को यहाँ पर ये बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो बस खाली इतना सा ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। देखो आज सैटरडे है और सैटरडे में एडिटोरियल ऑलरेडी कम आते हैं, एक पेपर पर आता है, लेकिन एक पेज भी आज बिल्कुल बेकार है।
कुछ भी हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में चर्चा की जा रही है, थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, श्रीलंका के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, इसको एक बार देख लेंगे। फिर उसके बाद में सैटरडे में जो दूसरा पेपर आता है, यहाँ पे एक भी एडिटोरियल नहीं आता आज के दिन, ये ग्राउंड जीरो के नाम से आता है। और सैटरडे में जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट है वो भी नहीं आता, देख पाओगे। तो आज सैटरडे में आर्टिकल्स ऑलरेडी काफ़ी कम रहते हैं। एक आर्टिकल ये है, ये बात करता है जूट इंडस्ट्री के बारे में। आपको पता होगा जूट इंडस्ट्री मैंने 3 दिन पहले पढ़ाया था कि वेस्ट बंगाल के अंदर जूट इंडस्ट्री को लेकर क्या क्या क्राइसिस चल रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। एक प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया मैंने, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को वापस से कवर करवा दूंगा, एक रिविजन हो जाएगा, कर लेंगे रिविजन, क्या दिक्कत है ना, हमें यहाँ पर हेल्प मिलेगी। अब स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक मेंस का क्वेश्चन है। डेली बेसिस पर एक मेंस आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, आपको याद होगा। तो क्वेश्चन ये है, क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस इश्यूज इन क्रिमिनलाइजिंग द मैरिटल रेप इन इंडिया। मैरिटल रेप पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा में है। तो अब यहाँ पे आज जो क्वेश्चन आपको लिखना है, आंसर लिखना है, वो मैरिटल रेप को लेकर लिखना है। आपको बताना है कि जो अलग अलग इश्यूज़ हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए, वो क्या क्या हो सकते हैं, उसको एनालाइज करना है। फिर साथ साथ यहाँ पर अपने व्यूज़ को लिखना है कि इस इशू के रिगार्डिंग आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो कि ये जो मैरिटल रेप है इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 250 शब्दों में एक अच्छा सा आंसर लिखना है। वो आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे पोस्ट करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, तो आपको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप है दीपक यादव एजुकेशन के नाम से, वहाँ पर आंसर राइटिंग के ग्रुप मिल जाएगा। तो जब आप टेलीग्राम पर जाओगे तो सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपके सामने इस प्रकार से मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप ओपन होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन पर आओगे, आपको करना क्या है, अपना आंसर लिख लेना है। लिखने के बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस कमेंट पर टैप करना है और वहाँ पर ले जाकर अपना आंसर सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन को रिव्यू भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखो बहुत सारे लोग वहाँ पर अपना आंसर लिख रहे हैं और एक दूसरे के आंसर को रिव्यू कर रहे हैं, तो आप लोग भी जाकर इसको ज्वाइन करना। नाउ इस वाले आर्टिकल पर आते हैं। इस वाले आर्टिकल में चर्चा की गई है जूट इंडस्ट्री के बारे में। तो जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि जो वेस्ट बंगाल है वो आज के टाइम पर काफ़ी सारी दिक्कतें फेस कर रहा है इस जूट को लेकर। जूट क्या होता है आप समझ रहे होंगे, या आप देख पाओगे जूट है, इसका इस्तेमाल करते हैं बोरा बनाने के लिए, बहुत सारी जगह पर मैट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी जगह पर जूट का यूज़ हुआ है। अब क्या हो रहा है, दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है, सबसे पहली कारण हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर इशू सबसे ज़्यादा हो रहे हैं जूट को लेकर, क्योंकि सरकार ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स कर दिया इस जूट के लिए कि हाँ फार्मर से इतने में यहाँ पर ख़रीदा जाएगा। और वो जो प्राइस था वो था 4,750 पर क्विंटल। ये 2022-23 के सीज़न के अकॉर्डिंग प्राइस के बारे में मेंशन किया गया है। हालांकि होता क्या है, ये जो प्राइस है ये जितना डिसाइड किया गया है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, 7200 पर क्विंटल पहुंच जाता है। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है कि साल 2022 में आया था एक साइक्लोन, एक चक्रवात आया था वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसने हालात काफ़ी बुरे कर दिए थे। उस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन अम्फान, आपको ध्यान होगा। तो ये जो साइक्लोन अम्फान है इसकी वजह से यहाँ पर जो क्रॉप्स वगैरह है वो काफ़ी डैमेज हुई और जूट का प्रोडक्शन प्रॉपर हो नहीं पाया। तो आज के टाइम पर जूट का प्रोडक्शन या फिर आप कह सकते हो इसके अंदर एक शॉर्टेज देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में एक और बवाल हो गया। बवाल ये हो गया कि जूट की फसलों के ऊपर इनके जो बड़े बड़े फील्ड थे वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया। अब जब पानी इकट्ठा हो गया तो उसकी वजह से जूट को पहले काट लेना पड़ा, यानी कि उसके समय से पहले। आखिरकार ग्रोथ उसकी एक प्रॉपर ग्रोथ होती है ना, कि हाँ एक टाइम पीरियड होता है भाई इतने महीने में इसकी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन कुछ महीने पहले ही काट लिया गया, जिससे कि जूट की क्वालिटी वो बनी नहीं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो जूट का एक क्राइसिस आज के टाइम पर क्रिएट हो चुका है वेस्ट बंगाल के अंदर में। अब इसी के रिलेटेड काफ़ी सारे कंसर्न्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे, दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है ना, कि इस क्राइसिस की वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। जूट सेक्टर जो है ये डायरेक्टली 3,70,000 जो भी यहाँ पर फैमिली वर्कर्स हैं, ठीक है, तो इन वर्कर्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो इन वर्कर्स को प्लस 40 लाख फार्म फैमिलीज़ को सपोर्ट करता है जूट सेक्टर। और अगर ये जूट सेक्टर के अंदर ये बवाल होगा तो ये जो वर्कर्स है ये सब कहाँ जाएंगे, ठीक है, इनकी जॉब जाती हुई नज़र आएगी। तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा मायने आज के टाइम पर रखता है। फिर उसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग बात करते हैं जूट के बारे में, तो भारत के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है जूट का, उसका 99% वेस्ट बंगाल, बिहार और असम से ही हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर इन स्टेट्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात देखने को मिल जाएंगे। प्लस जूट सेक्टर को लेकर कुछ अलग अलग इनिशिएटिव्स भारत सरकार के थ्रू उठाए गए हैं, जैसे कि जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 को लाया गया था।
इस एक्ट के माध्यम से अगर हम लोग चर्चा करें तो सरकार ने यहाँ पर फोकस किया है कि हम लोग 4 लाख जो वर्कर्स आज के टाइम पर जूट सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं, इनको एक प्रोटेक्शन देंगे। कैसे? तो यहाँ अगर ये जो वर्कर्स है जूट को बनाएंगे और ये जो जूट है सरकार यहाँ पर इनको परचेज़ करेगी। क्यों? क्योंकि सरकार को बहुत सारा जो अनाज है ना, फूड ग्रेन है, जो चीनी है, इन सबको बोरे में पैक करना होता है और वो जूट का बोरा एक सूटेबल बोरा है। तो इसी के लिए यहाँ पर एक एक्ट लाया गया जहाँ पर मेजर फोकस ये है कि सरकार जो भी यहाँ पर गेहूं वगैरह है जिसको पैक करेगी 100% जो इनका फूड ग्रेन है वो इसी बोरे के अंदर पैक करेंगे और जो चीनी है उसको 30% तक इस बोरे के अंदर पैक किया जाएगा। इसके लिए सरकार यहाँ पर ये परचेज़ कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जूट स्मार्ट पोर्टल देखने को मिल जाएगा। ये ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2016 के अंदर में, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए जूट सेक्टर के अंदर में। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली हाँ वेस्ट बंगाल के अंदर क्या क्या चल रहा है जूट को लेकर। अब बात करते हैं जूट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन की। कुछ स्टैटिक सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे डायरेक्टली जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पूछी जा सकती है। सबसे पहली चीज़, जूट का जो टेम्परेचर है, मतलब कि अगर इसकी फसल लगानी है तो कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है, कितने तापमान की आवश्यकता है, तो 25 से 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। जो बारिश है वो 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए, एनुअल रेनफॉल यानी कि सालाना। उसके बाद एलुवियल सॉइल के अंदर ये ग्रो होता हुआ नज़र आता है। प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, बांग्लादेश और चाइना के बाद में। फिर उसके बाद में आज के टाइम पर हम लोग जूट का व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। बहुत सारा जूट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, दुनिया भर में काफ़ी सारा जूट एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद में जो आज के टाइम पर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेट्स हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जूट के यूजेस क्या हैं? देखो, इसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं और इस जूट से गनी बैग्स, मैट, रस्सियाँ, कारपेट, इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जूट के सारे यूजेस मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को समझ चुके हो। उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट एडिटोरियल है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में। एक एक करके डिस्कस करेंगे आखिरकार आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो, श्रीलंका के अंदर जो बवाल है, आज के टाइम पर कोई भी पैसा कंट्री कमा नहीं पा रही है, हालात काफ़ी बदतर हैं, लोग कंट्री छोड़कर निकल रहे हैं, यह हालात श्रीलंका में देखने को मिल रहे हैं। इसमें श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट है और भारत को भी कुछ सीखना चाहिए इससे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट क्या है भाई? इनकी जो इकॉनमी है वो बुरी तरह से हिट हो चुकी है, मतलब इकॉनमी पूरी तरह से डूब चुकी है। यहाँ पे ये श्रीलंका आज़ाद होता है ब्रिटिश से 1948 में और श्रीलंका मतलब एग्रीकल्चर के मामले में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता है। श्रीलंका के अंदर टी यानी कि चाय पत्ती, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस, ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किए जाते हैं और ये सारा सामान श्रीलंका बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद जो श्रीलंका को पैसा मिलता है, इससे अपना कुछ खाने पीने का सामान मंगाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं श्रीलंका को लेकर। फिर उसके साथ साथ श्रीलंका ने कुछ गारमेंट्स वगैरह बनाने स्टार्ट किया, इसको एक्सपोर्ट करना चालू किया, तो इस प्रकार से श्रीलंका की इकॉनमी खड़ी हुई। लेकिन अब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रैशेस देखने को मिल जाते हैं। मतलब श्रीलंका की इकॉनमी यहाँ पर हिट होती है बहुत बुरी तरह से। उसके पीछे के कई सारे कारण आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के टाइम पर करेंसी जो है इनकी वो पूरी तरह से डेप्रिसिएट हो चुकी है। डॉलर के माध्यम में बहुत ज़्यादा करेंसी का वैल्यू इनका डाउन हो चुका है। बहुत सारा उधार इन्होंने यहाँ पर ले लिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार ले लिया है, चाइना से उधार ले लिया है, बहुत सारा उधार यहाँ पे चुकाना है। फॉरेक्स रिजर्व इनका वैसे ही ख़त्म हो चुका है। इनफैक्ट उधार इतना ले लिया कि उधार या फिर जो लोन ले रखा है इन्होंने इतना ले लिया कि अब लोन चुकाते चुकाते भी यहाँ पे चुकाने के लिए भी इनको लोन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर टेरर अटैक देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से हालात और ख़राब हुए, इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो गई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2019 में। तो इन सब चीज़ों की वजह से श्रीलंका के अंदर हालात और ख़राब हो गए। बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब की वजह से टूरिज़्म अफेक्ट हुआ, यहाँ पे लोग घूमना जाना बंद कर दिए क्योंकि श्रीलंका की जो मेजर इकॉनमी है वो टूरिज़्म से भी चलती है। तो पैसा आना हर तरीके से यहाँ पे बंद होना चालू हो गया। फिर उसके बाद में एक बवाल सबसे बड़ा आया, वो है पेंडेमिक कोविड-19। मार्च 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक आया जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो एक और बहुत तगड़ा एक गिरावट देखने को मिला श्रीलंका के अंदर में। और फिर उसके बाद में श्रीलंका की साइड से एक और मिस्टेक होती है, गलती होती है राजपक्सा सरकार से। वो गलती क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। मतलब जो भी फार्मिंग होगी वो एक नेचुरल फार्मिंग होगी, उसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये लोग डिसाइड करते हैं और ये यहाँ पर स्टार्ट भी किया जाता है। सारे फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट करने से बैन कर देते हैं कि भाई हम लोग कोई भी फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट नहीं करेंगे। और आप कह सकते हो जब जैसे ही किया गया 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर चलने लगे ये लोग, ठीक है। एक रात में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ गए और ना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग हो पाई
और ना ही इनकी फसल की ग्रोथ हो पाई, जिसकी वजह से फसल का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज पड़ गया और यहाँ पे बाद में इनको खाद मंगाना पड़ा, फर्टिलाइज़र मंगाना पड़ा दूसरे देशों से। इंडिया ने काफ़ी हेल्प करी थी, तो ये हालात यहाँ पर हो गए, जिसकी वजह से खाने की भी कमी पड़ गई। ये सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर सारे इश्यूज़ हो गए। फिर उसके बाद लीडरशिप इशू देखने को मिल जाएगा। वहाँ की सरकार से, आप कह सकते हो सरकार की तरफ से कोई स्टेप उठाए नहीं गए अच्छे, जिसकी वजह से यहाँ पर श्रीलंका बाहर निकल सकता, जिसके को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ। लोग भी सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों ने खूब प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करते करते आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि आज के टाइम पर श्रीलंका के जो पीएम हैं उन्होंने रिज़ाइन वगैरह भी कर दिया है। फिर उसके बाद में यूक्रेन वॉर का एक इशू निकल कर आता है। होता क्या है, यहाँ पर यूक्रेन का इन्वेजन हो जाता है, यानी यूक्रेन के ऊपर रशिया इन्वेड करता है, जिसकी वजह से श्रीलंका को बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आप कहोगे इससे श्रीलंका के ऊपर क्या असर पड़ा? देखो, श्रीलंका जो है एक तरीके से मैंने आपको बताया ना, चाय की पत्ती और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा था। और रशिया और ये कुछ कंट्रीज सबसे बड़े मार्केट थे, रशिया यूक्रेन सबसे बड़ा मार्केट था श्रीलंका का। तो श्रीलंका सबसे ज़्यादा चाय की पत्ती वगैरह इन देशों को भेजा करता था, रशिया और यूक्रेन को। तो क्या हुआ, अब इन वॉर के चक्कर में कोई व्यापार हो नहीं रहा है, तो रशिया ये सारा सामान नहीं बेच पा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, सॉरी श्रीलंका ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे जो टूरिज़्म है श्रीलंका के अंदर, मैंने आपको बताया श्रीलंका की जो इकॉनमी है वो टूरिज़्म से भी चलती है, कि बहुत सारा पैसा लोग जब घूमने जाते हैं वहाँ पर तो खर्चते हैं, तो वो उनकी इकॉनमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट होता है। तो लोग जो घूमने जाया करते थे वो पता चलता है कि रशिया और यूक्रेन से ही सबसे ज़्यादा लोग जाया करते थे, और यूक्रेन के आसपास के देश की साइड से यहाँ पर जैसे कि पोलैंड हुआ, रोमानिया हुआ, स्लोवाकिया हुआ, हंगरी हुआ, तो इन्हीं देश से निकलकर लोग यहाँ पे श्रीलंका में घूमने जाया करते थे। बट हुआ क्या, इन सारे वॉर की वजह से आज के टाइम पर कोई भी घूमना आया नहीं, कोविड-19 की वजह से घूमना आया नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कंट्री यहाँ पर बिल्कुल भी पैसा जनरेट नहीं कर पा रही है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन उठता है, क्या चाइना का रोल है इसके पीछे, क्या चाइना इसके पीछे रियल कल्प्रिट है? तो देखो, बहुत से लोगों का मानना यह है कि श्रीलंका के जो इकोनॉमिक रिलेशंस है चाइना के साथ में, ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं कि जो श्रीलंका फेल हो रहा है आज के टाइम पर। क्यों? क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के अंदर फंसा लिया है, मतलब बहुत सारा पैसा दे दिया, और पैसा देने के बाद में यहाँ पर इतना पैसा श्रीलंका ने ले लिया कि वो पैसा चुका नहीं पा रहा, चुकाने के लिए भी यहाँ पर लोन लेना पड़ेगा, ये हालात हैं। और चुका नहीं पा रहा, इसी चक्कर में ज़मीन उठा उठा के चाइना को दे रहा है। जैसे हम्बनतोता पोर्ट चाइना को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया, तो यहाँ पर अब ऐसे तो करेगा, ज़मीन उठा उठा के यहाँ पर चाइना को देने लगेगा। तो ये सिचुएशन आज के टाइम पर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा रोल है जहाँ पर श्रीलंका फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इनका फॉरेक्स रिजर्व मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली बात है, जब सिचुएशन इतनी ख़राब है तो जो विदेशी भंडार रखा जाता है, सभी देश के पास में फॉरेक्स रिजर्व होता है, तो इनका फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म सा हो चुका है। क्लियर हो गया, ये सारी बातें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। और फिर उसके बाद में इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है ना कि लोगों ने, मतलब जो आम पब्लिक है वो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रही है। आम पब्लिक को सामान जो है वो बहुत महंगा मिल रहा है, जो बेसिक आइटम्स हैं, बेसिक एसेंशियल जो गुड्स हैं, उसके दाम बहुत ज़्यादा हैं। ब्रेड का पैकेट 150 से ऊपर का आपको देखने को मिल जाएगा। लोगों ने जो सेविंग्स कर रखी थी, पैसा बचा के रखा था, वो लोगों की सेविंग्स एग्जॉस्ट हो रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। तो ये चीज़ें आज के टाइम पर नज़र आ रही हैं। लोग लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं अपने यहाँ पर कुछ भी जो एसेंशियल आइटम्स है उसको लेने के लिए, और बहुत सारे लोग तो यहाँ पर उसी लाइन में वेट करते करते यहाँ पर उनकी डेथ हो जा रही है, तो प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है। ये सिचुएशन आज के टाइम पर श्रीलंका के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। एक पब्लिक आउटरीच यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी चक्कर में लोग काफ़ी नाराज़ हुए, लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह किया, और लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते करते आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा वायलेंस पर आ चुके हैं श्रीलंका के अंदर। तो हालात इतने ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पर श्रीलंका के लिए अगला स्टेप क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर श्रीलंका? देखो, प्रोबेबली बोला जा रहा है जो श्रीलंका है ये यहाँ पर एक और लोन ले। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक भारी भरकम एक और लोन लिया जाए, क्योंकि बिना लोन लिए तो यहाँ पर निकल नहीं सकते। तो यहाँ पे श्रीलंका को आवश्यकता है एक फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो IMF यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है। प्लस श्रीलंका यहाँ पर ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका है चाइना, इंडिया से कि हम लोग को थोड़ा सा और पैसे चाहिए, ठीक है, जिसको यहाँ पर ये कंट्री ले रही है। इनफैक्ट यहाँ पर चाइना भी पैसा दे रहा है, और भारत ने ऑलरेडी काफ़ी सारी मदद कर दी है। भारत ऑलरेडी बहुत सारा पैसा दे चुका है। अब क्या क्या लेसन्स हम लोग को सीखने चाहिए श्रीलंका से? तो इंडिया को क्या क्या सीखना चाहिए? पहली चीज़, जो श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये क्राइसिस यहाँ पर इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडिया को तो नहीं करेगी, लेकिन इंडिया क्या क्या सीख सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, श्रीलंका के अंदर पॉपुलिस्ट फ्रीबीज के ऊपर बहुत फोकस किया गया था। फ्री में बहुत बार चीज़ें बांटी गई हैं, तो इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, जिन्होंने अनाउंस किया यहाँ पर चीज़ों को फ्री में बांटने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करना होगा, ये यहाँ पर बताया गया।
उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि भाई देखो श्रीलंका के अंदर सोशल सेक्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इन सब के ऊपर पैसा कम खर्चा गया है, तो इंडिया यहाँ पर इसे सीख कर इन सब की परफॉर्मेंस को अपने देश में इम्प्रूव कर सकता है। प्लस फिर बोला गया लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन काफ़ी खतरनाक हो सकता है। श्रीलंका में एक ज़माने से महंगाई है, बहुत ज़माने से, तो ऐसा यहाँ पर इंडिया को देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो अगर ये लंबे समय तक चलता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं कि हाँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, आरबीआई यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उठा सकते हैं। तो ये हमारे एडिटोरियल कवर हुए। आई होप आप लोगों ने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर जान ली हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे ही चुका हूँ। देन उसके बाद एट द लास्ट पेज नंबर 14 पर बिजनेस सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल देखोगे लेकिन कुछ भी मिलेगा नहीं। एक आर्टिकल बस देखने को मिलेगा, वो ये है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है अप्रैल के महीने में और इंपोर्ट भी बढ़ा है। एक्सपोर्ट बढ़ा है 30.7% से और इंपोर्ट बढ़ा है 31% से। तो मतलब यहाँ पे अभी भी ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, व्यापार में थोड़ी सी कमी होती है, इसका डिफरेंस निकाल लिया जाता है। तो ये डेटा अप्रैल का है और ये डेटा हर महीने चेंज होता रहता है, तो इस डेटा पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इकॉनमी के आर्टिकल हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जब कोई लेटेस्ट टर्म आती है आरबीआई की साइड से तो वही खासकर इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप लोग यहाँ पर इस पर कम फोकस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। फिर उसके बाद में ये हम लोगों ने गगनयान मिशन वगैरह ये कवर कर लिया, एडिटोरियल्स को कवर कर लिया। फिर उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन हमारी कवर हो चुकी है। देन उसके बाद में अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या था, 2019 का क्वेश्चन था कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जाइंट ब्लैक होल्स मर्ज कर रहे हैं। तो ये अर्थ से काफ़ी दूरी पर ऑब्जर्व किया गया है। तो क्या डिटेक्ट किया गया था यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर है बिग ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ पर डिटेक्ट की गई थी और आपको ही पता है ब्लैक होल में हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स को ही डिटेक्ट करते हैं। कल मैंने आप लोग को इसके बारे में समझाया भी था। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।